हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा एक कॉन्टिन्यूड होगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का आगे कॉन्टिन्यूड पार्ट है। आपको पता है पहले हमने क्या किए थे? 40 क्वेश्चंस किए थे। जो प्रीवियस वीडियो आपको मिली है हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, हमने क्या किए थे? 40 क्वेश्चंस किए थे। तो नेक्स्ट हम आज की जो वीडियो है वो फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी 50 क्वेश्चंस की। पूरी तरह से गारंटी है आपको, हर एक क्वेश्चन में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। या अगर आपने पहले भी फंडामेंटल राइट्स अच्छी तरह से किए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के हमारे पहले क्वेश्चन के, जो आगे कंटिन्यूड आएगा 40 के आगे 41 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसका हमने बताना है कि कौन सा आर्टिकल इसके साथ कौन से ऑप्शन में मैच नहीं करता है अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन जो है वो बताइए, उसका आंसर हमारा आएगा जैसे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर नहीं आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये आंसर नहीं आएगा। और ये तो आपको पता ही होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमेशा से हमारा आर्टिकल नंबर 32 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन वही है ना, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या करता है? 5 टाइप की रिट्स देता है। ठीक है, 5 टाइप की रिट्स देता है। तो इसका फिर जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर हमारा आर्टिकल नंबर 30 होता, ठीक है, अगर हमारा क्या होता, आर्टिकल नंबर 30 होता ना, तब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होना था। तो हम कहते फिर ये, हाँ भाई ये चारों ऑप्शंस हमारे ठीक है। तो इसका यहाँ पे आर्टिकल नंबर 31 इन्होंने लिखा हुआ है, जो हमारा क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी है। तो राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा डिलीट कर दिया गया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी तभी आंसर आएगा। और सही जो आर्टिकल है हमारा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो हमारा आर्टिकल नंबर 30 आता है। चलिए आगे। Which article of the Constitution protects the right of minorities to establish and administer education institution of their choice? क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30। क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 क्या है हमारा? आर्टिकल 19 हमारा राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 26 हमारा फ्रीडम ऑफ, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ही एक आर्टिकल आता है। 28 और 29 हमारा, सॉरी, जो हमारा आर्टिकल नंबर 29 है वो है हमारा, आर्टिकल नंबर 29 है वो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, राइट टू हमारा जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 है वो पूरी तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ ही डील करता है। ठीक है, 29 हमारा आ गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? माइनॉरिटीज़ को पूरी तरह से बचाएगा। और आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? माइनॉरिटीज़ के पास पूरी तरह से पावर है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से बना सकते हैं और खुद चला भी सकते हैं। चलिए चलिए बताइए 43rd का क्या आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल आसान है इसका, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसमें क्या होता है, जब आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा गलत आपके साथ सरकार की तरफ से कुछ ऐसा गलत काम किया जाता है, तब आप कोर्ट में जाके अपने आप को डिफेंड कर सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट हमसे क्या किया जा रहा है? छीना जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, या हाई कोर्ट 5 तरह की रिट्स लगा के आपके फंडामेंटल राइट्स को बचा सकती है, सेफ गार्ड कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा। चलिए आगे। 44th का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। अगर यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया भी होते वो भी ठीक आंसर होना था। ऑप्शन नंबर बी तो इसका ठीक है। चलिए, के एम मुंशी वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बिल्कुल ठीक है इसका। जो हमारे के एम मुंशी थे ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। ठीक है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके साथ ये हमारे एडॉक कमेटी थे, किसके? नेशनल फ्लैग के। ठीक है, नेशनल फ्लैग की जो कमेटी थे उसके भी मेंबर थे। और आपको ये तो ये पता ही होगा नेशनल फ्लैग हमारा कब पार्ट बना था?
1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा ऑफिशियल जो तिरंगा है वो हमारे देश का क्या बना था, नेशनल फ्लैग। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। बिल्कुल ठीक है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। इसका आएगा फिर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अमूमन सुप्रीम कोर्ट ही होती है। सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारे देश में, गार्डियन और प्रोटेक्टर हैं फंडामेंटल राइट्स के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर आएगा। चलिए 45 का, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अभी आपको पीछे बताया मैंने, इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए 46 के ऊपर, अंडर द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द गार्डियन। फिर से इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, जुडिशरी। जुडिशरी जो है हमारा क्या है, एक पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ये हमारा। तो जुडिशरी क्या है, हमारी गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स की। चलिए आगे 47 का, विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका भी फिर से सुप्रीम कोर्ट ही आएगा। एक क्वेश्चन बार बार इन्होंने रिपीट किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से पता चल जाएगा। चलिए 48 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है ये, बड़ी बार, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मतलब लोगों से पूछा गया है। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है। मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल नंबर 32 होता क्या है। इसमें 5 तरह की रिट्स, ठीक है, 5 तरह की रिट्स जो हैं पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी आर्टिकल नंबर 32 को यूज़ करती है, और जो हमारी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारे आर्टिकल नंबर 226 को यूज़ करके 5 तरह की रिट्स लगा सकती है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी वो रिट है। सबसे पहले आती है हीबियस कॉर्पस। ठीक है, हीबियस कॉर्पस आएगी सबसे पहले। फिर आती है मैंडेमस। फिर आएगी हमारी क्यू वारंटो। फिर आएगी हमारी सेरिटोरी। फिर आती है प्रोहिबिशन। ठीक है, ये 5 तरह की रिट्स यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचा सकती है। हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ठीक है, हीबियस कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। क्यू वारंटो का मतलब होता है ऑन वर्थ अथॉरिटी और वारंट। और सेरिटोरी का टू बी सर्टिफाइड। प्रोहिबिशन का मतलब हम आपको रोक रहे हैं, या वी आर प्रोहिबिटिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज टर्म्ड एज अ हार्ट एंड सोल। फिर से आएगा आर्टिकल नंबर 32, जैसा पीछे हमने किया था। ठीक है, चलिए आगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, हीबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। इसका मतलब आता है टू हैव बॉडी। चलिए मैं आपको इन सब के मतलब बता देता हूँ। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। पहले ये बताता हूँ, फिर आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। क्यू वारंटो का ऑन व्हाट अथॉरिटी। और आता है प्रोहिबिशन, वी प्रोहिबिट। पीछे क्या बचा हमारा, सेरिटोरी भी बता देता हूं आपको। सेरिटोरी इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी हमारा हीबियस कॉर्पस आंसर क्यों आया। देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि एक हाई कोर्ट के द्वारा रिट कौन सी यूज़ की जाएगी आपकी एक पर्सनल बंदे की लिबर्टी के लिए। देखिए क्या होता है, जब जेल में डाला जाता है किसी को, पुलिस अगर बिना किसी की इजाज़त के अगर किसी को जेल के अंदर कर देते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, या हाई कोर्ट में जाते हैं बेल ऑर्डर करने के लिए, या उधर बोलते हैं कि ये जो पुलिस का एक्शन है ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हीबियस कॉर्पस को यूज़ करके बोलेगी आप इस पर्सन को मेरे सामने लाइए, या मैं अपनी पावर को यूज़ करके हीबियस कॉर्पस की रिट को यूज़ करके इसको पूरी तरह से मैं कैद से आपसे छुड़वा भी रहा हूँ। ठीक है, चलिए 51 के ऊपर, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है ये,
इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, 1973 में एक हिस्टोरिक केस हुआ था हमारे देश में जिसको केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कहा जाता है। क्या होता है, केरला में एक मंदिर था। ठीक है, केरला में एक मंदिर था जिसके केयर टेकर कौन थे, केशव नंदा भारती थे। और केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस मंदिर की ना जगह को एक्वायर कर लिया था। और उस टाइम पे आपको पता ही है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे देश में था। राइट टू प्रॉपर्टी के तहत पहले क्या होता था, आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट नहीं ले सकती थी। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केशव नंदा भारती ने केस रिट फाइल की थी कि जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने जो हमारी जगह ली है वो क्या है, पूरी तरह से इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जाके उन्होंने क्या किया था, एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने केरला गवर्नमेंट को बोला कि आपने जो ये मंदिर की जगह ली है बिल्कुल ठीक है। अब यही केस को यूज करके पार्लियामेंट ने फिर क्या किया, 1976 में राइट टू प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिलीट कर दिया। अब देखिए ना, उससे पहले कभी अगर राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया जाता हमारी पार्लियामेंट के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट उनको रोक देती। सुप्रीम कोर्ट कहती कि ये तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आपको एलो करता है। तभी हमारा केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इसका आंसर आएगा। चलिए 52nd के ऊपर चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, वो भी हमारा ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आर्टिकल नंबर 368 ही हमें बेसिक स्ट्रक्चर बताता है। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर में ना कुछ बातें करते हैं कि पहले बताते हैं बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाए, ठीक है, डीपीएसपी कहा जाता है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आता है। फिर बैलेंस आता है हमारा, इन दोनों के बीच में बैलेंस आता है, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 प्रीएम्बल हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, ये कुछ चीज़ें क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको हमारे देश में पार्लियामेंट कभी भी जो है चेंज नहीं कर सकते, इनको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो हमारे केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को समझाए थे। चलिए आगे, राइट टू प्रॉपर्टी बताइए क्या है। राइट टू प्रॉपर्टी इससे लीगल राइट। ठीक है पहले जो था, ठीक है, बिफोर, पहले अगर बात की जाए डिलीट कब किया गया था, 1976 में। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तब ये क्या था, आर्टिकल नंबर 31 था। ठीक है, इट वॉज आर्टिकल नंबर 31C एंड 19F। अब डिलीट होने के बाद ये आर्टिकल नंबर 300A बन गया हुआ है, लीगल राइट। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपका भाई या कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर हड़प जाते हैं तब तो आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस करना ना, तो तब जो आप केस करोगे वो आपको आर्टिकल नंबर 300A क्या करेगा, पावर देगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ओमिटेड और डिलीटेड। 54th का जैसे मैंने आपको बताया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द 1976। ठीक है, चलिए 55th के ऊपर चलते हैं। When was the fundamental rights to property abolished? क्या आएगा इसका, इसका आएगा none of the above, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 55th का क्या आएगा, इसकी छोटी सी गलती होगी मेरे से, जैसे मैंने यहां पर बताया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1978 में हुई थी। ठीक है, 1978 में हुई थी और मैंने शायद पीछे आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताया होगा। गलती हो ही जाती है वैसे इंसान से। इसका भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा 1978। मैंने क्या किया, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्चुअली हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आए थे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, देन सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो मैंने आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताया था ना, उसमें क्या हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज तब क्या की गई थी, ऐड की गई थी। चलिए आगे 56 के ऊपर, बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एबॉलिश्ड। फिर से वही आया और फिर से इसका आपको आंसर बता दूं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चलो
द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द फॉलोइंग राइट्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। पहले कितने फंडामेंटल राइट्स होते थे? 7। ठीक है, नाउ कितने हो गए हुए हैं आज के टाइम पे? कितने हो गए हैं? 6। जो हमारे क्या कहते हैं राइट टू फ्रीडम था ना, वो भी पहले क्या था? वो भी 7 थे, अब वो भी कितने हो गए हुए हैं? 6 तरह के हो गए हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उसमें से हमने क्या कर दिया? पूरी तरह से डिलीट कर दिया हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लीगल राइट। चलिए फिर से वही है, स्किप करते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू, बताइए इसमें क्या आएगा? 60th का बताइए क्या होगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट ए हमारे क्या कहते हैं, हम ये हमारा किसी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपने प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, बाकी राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो है ही हमारा। राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल आता है। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन ये हमारा 23 से लेकर 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा 25 to 28 आता है। ठीक है, और 29 एंड 30 हमारा कल्चर एंड एजुकेशन राइट आएगा, और 32 हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा क्या है? आर्टिकल नंबर 31 था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट? बताइए। राइट टू इक्वालिटी तो होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। राइट टू लिबर्टी भी है हमारा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑफ इक्वल शेल्टर। ठीक है, चलिए, द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। ये शायद हमने पहले भी किया था, पर आपको ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स? बताइए, 64th का क्या आएगा? ये हमारा है, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए 65th के ऊपर चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हर किसी को कौन सा हमारा जो है आर्टिकल पूरी तरह से डिवोटेड है? इसका आएगा राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, ये जो है हमारा आर्टिकल नंबर 14 है, ये हमारे देश में हर किसी को गारंटीड है, वेदर दे आर एलियंस और सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 66 के ऊपर चलते हैं। ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू? चलिए बताइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 का क्या आंसर होगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक है, एक चीज याद रखना, आर्टिकल नंबर 19 जो है ना आपका, ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीट का कंप्लीट हमारे देश में जो एलियंस हैं या बाहर के सिटीजन्स को एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो प्रिविलेजेस खाली हमारे देश में है। ठीक है, ये हमारे देश में पूरी तरह से क्या होंगे? फंडामेंटल राइट्स के ही होंगे। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो खाली हमारे देश में प्रिविलेजेस इंडियन सिटीजन्स को हैं। सबसे पहले आएगा आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 आएगा, आर्टिकल नंबर 16 आएगा, आर्टिकल नंबर 19 आएगा, उसके साथ 29 एंड 30। ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमारे देश में खाली भारतीय नागरिकों के पास हैं, बाहर के। ठीक है, एलियंस जो होते हैं या बाहर के जो नेशनलिस्ट हमारे देश में आते हैं, वो हमारे देश में इनको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 15 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। आर्टिकल नंबर 19 जैसे आपको बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। 29 एंड 30 क्या है हमारा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, चलिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट टॉप ऑफ द प्राइवेट बिल्डिंग इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन अंडर। हमारे देश में आप झंडा कहीं पे भी जाके फहरा सकते हो।
ठीक है, प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी फहरा सकते हो। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कौन से आर्टिकल के अंडर वो आता है, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 19(1)(a। बड़ा ज़रूरी है ये आपके लिए। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। आप अपने घरों में जो आप भारतीय झंडा जो लहराते हो, आपको उसके लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास आर्टिकल नंबर 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पूरी तरह से गारंटी दी है। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसका बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 19। उसके अलावा कौन कौन से आर्टिकल हैं, फिर से कर लेते हैं उनके बारे में। आर्टिकल नंबर 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 अभी आपको बताया, 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा 69 का। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 आएगा इसका आंसर। आर्टिकल नंबर 14 हमारे देश में क्या है, पूरी तरह से राइट टू इक्वालिटी के साथ ही डील करता है। चलिए आगे 70th के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। बताइए 70th का, बाहर के जो नागरिक हमारे देश में रहते हैं उनको कौन सा आर्टिकल पूरी तरह से मिलता है फंडामेंटल राइट्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल नंबर 19 नहीं, पूरी तरह से आर्टिकल नंबर 19 उनके पास तो है ही नहीं ना। चलिए आ गया 71st के ऊपर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रीड विद द वर्ड सोशलिस्ट used in the preamble of the India Constitution enabled the Supreme Court to deduce a fundamental right, equal pay for equal work। ठीक है, सोशलिस्ट के साथ कौन सा ऐसा आर्टिकल था जिसने सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से मदद की इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को और ऐड करने के लिए। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा 71st का। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी और उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसी की वजह से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का आर्टिकल हमारे देश में या हमारे संविधान में ऐड किया गया। चलिए 72nd के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, 16(1) एंड 16(2। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। बताइए 73rd का क्या होगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15(4) एंड 16(4) फॉर द ओबीसी, जिसकी वजह से क्या हुई थी, हमारे देश में मंडाल कमीशन भी लाई गई थी। चलिए आगे 74th के ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेस, इसमें क्या होगा, क्या वो हमारे देश में खाली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होते हैं ना, खाली भाषा के आधार पे माइनॉरिटीज़ होंगे ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, भाषा के आधार पे भी, सॉरी रिलीजन के आधार पे भी और भाषा के आधार पे भी। ठीक है, एथिनिटी में हमारे देश में किसी भी तरह के माइनॉरिटी का दर्जा आपको नहीं मिल सकता। चलिए 75th के ऊपर। द राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज, क्या है ये, हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है 75th का जो है क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। एक चीज़ और याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्यों नहीं आया, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो खाली अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज तक है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए भी नहीं करवाया। When was the right to education added through the amendment in the constitution? बताइए इसका क्या आंसर होगा। राइट टू एजुकेशन कब हमारे देश में कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आर्टिकल नंबर 21(a) है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 21(a) है, जो हमारे देश में कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को हमारे देश में राइट टू एजुकेशन पूरी तरह से ऐड किया गया था और अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट।
बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट टू एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन है ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी भी है, और उसके साथ ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। चलिए आगे 78 के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? बताइए इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जो हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 21 है। ठीक है, इट इज़ अवर आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 20 एंड 21 आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। चलिए, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। चलिए, ये भी आपको नई चीज़ एक पता चलेगी अब। ठीक है, बताइए हमारे देश में हिंदूज जो हैं उसमें कौन कौन सा और रिलीजन जो है इंक्लूड है? सब आएंगे, बुद्धिस्ट आएंगे, जैन्स आएंगे, सिख्स आएंगे, पर ऑप्शन नंबर सी, पारसीस नहीं आएंगे। ठीक है, पारसीस जो है एक अलग रिलीजन जो है, पूरी तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। An accused of any offense cannot be compelled to be a witness against himself. Which article of the Indian Constitution provides for this? बताइए 80th का क्या आंसर होगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 23। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 20 को कहा जाता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस मैं लिख देता हूं। तो ये हमारा पूरी तरह से कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल नंबर 20 का थर्ड अनुच्छेद आप कह सकते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि हमारा जो कोई भी एक्यूज जो है, ठीक है, वो कभी भी अपने आप का विटनेस नहीं बन सकता, सेल्फ इंक्रीमेशन वो नहीं कर सकता। ठीक है, 81 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ द एक्यूज रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रीमेशन? इसका बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 20, जैसा हमने पहले भी किया। नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस। अगर एक पर्सन है, उसने मौत की सज़ा या कोई भी सज़ा उसने अगर 3-4 साल काटी है, जैसे चोरी की सज़ा, ठीक है, तो वो जब जेल से बाहर आता है तो पुलिस वाले उसको फिर से उस सज़ा के लिए, उस गुनाह के लिए उसको सज़ा नहीं देंगे, वो एक ही बारी उसके लिए सज़ा काट सकता है। कौन सा आर्टिकल ये कहता है हमें? आर्टिकल नंबर 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड? पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। ठीक है, देखिए आपको आर्टिकल नंबर 21 में पता होगा, एक होगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, इस्टेब्लिश बाय लॉ, और उसी के साथ क्या है हमारा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है? ये मतलब ये एक ऐसा लॉ, ठीक है, जो हमारे देश में लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और वो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं आपको आसान सी भाषा में बता रहा हूँ। पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो मतलब होता है ये चेक करने के लिए कि अगर लॉ जो कोई हमारे देश में बनाया जा रहा है, वो लॉ क्या हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है इंसान की, क्या उसके साथ वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? ठीक है, क्या वो उस हमारे लिए फेयर है, जस्ट है या नहीं है? ठीक है, तो हमारे जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जब लगता है कि कोई लॉ जो है फेयर नहीं है, तो वो क्या करती है? उसको नल और वाइड डिक्लेयर कर देती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए 84 के ऊपर चलते हैं। विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमारे लिए हमारे देश में अरेस्टेड पर्सन के लिए लाया गया? वो आएगा आर्टिकल नंबर 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर, ये बड़ा ज़रूरी है। जब आपको आपको क्यों करेगा कोई, अगर किसी को हमारे पुलिस वालों ने क्या किया हुआ है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किया हुआ है, जेल के अंदर डाला हुआ है, तो वो 3 महीने से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 86 के ऊपर चलते हैं अब। Which of the following writs is regarded as the greatest safeguard for the liberty of a person, habeas corpus?
ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा हेबियस कॉर्पस। बॉन्डेड लेबर, ये भी बड़ा ज़रूरी होगा आपके लिए। बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश्ड इन इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा 87 का, बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। ठीक है, 1976 में क्या हुआ था, एक बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आया था। ठीक है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आया था जिसने हमारे देश में क्या की, बॉन्डेड लेबर पूरी तरह से क्या कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, चलिए अब आगे 88 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द चाइल्ड लेबर वॉज प्रोहिबिटेड इन द हिजार्डियस एम्प्लॉयमेंट बाय, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 10 दिसंबर 1996 को हुई थी उसमें भी था, यूएन चार्टर में भी होगा ये, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा। 89 का बताइए। विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडोज, हमें पता है इसका क्या आंसर होना चाहिए। द फंडामेंटल राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक ए मैन विदाउट द शेडोज। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, और फंडामेंटल राइट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। दे आर गारंटी अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। ठीक है, दे आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक आएगा। दे आर इनैमोरेटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 और हमारा आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। दे डू नॉट इंश्योर पॉलिटिकल जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दे आर अनलाइक बिल्स ऑफ राइट, ये दे आर लाइक बिल ऑफ राइट्स। यूएसए में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, मेरे नाम से ही वो जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम आएगा उसका, शुभम महाजन। ठीक है, आप वहाँ पे मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, या मेरा जो है टेलीग्राम नंबर है 7006072095। ठीक है, चलिए आज का चैनल जो टॉपिक है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे पूरी तरह से ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किसके ऊपर लाएंगे अब, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी के ऊपर होगी वो। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फाइनली हमारी वीडियो को लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको टाइम द टाइम मिलते रहें। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आपके साथ। थैंक यू।